हाँ जी, बच्चा पार्टी लोग कहाँ चल गया थे? पूछे जा रहा है। जैसा कि बारिश के कारण आप लोगों की संख्या कम है, वो अलग बात है, लेकिन क्लास उसी रफ्तार से चलेगा जैसे चलता है। तो आज हम लोग सीधा ये क्लास पर, आज हम लोग एक नए चैप्टर को, भूगोल के एक नया चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है खनिज संसाधन। यह है तुम्हारा चैप्टर 1 का डी। सी में हम लोग क्या चीज पढ़े? वन संसाधन। उसके पहले बी में जल संसाधन, ए में मृदा भूमि संसाधन, और पहला चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन पढ़े थे। अभी डी में ये हो जाएगा। उसके बाद ई में हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऊर्जा संसाधन का वर्णन नहीं मिलेगा, सब एक चैप्टर है अलग। ठीक, कोयला ये सब के कोयला का नहीं, जो भी इसमें हम लोग खनिज पढ़ेंगे तो कोयला भी एक तरह के खनिज है। ठीक, हाँ, पेट्रोलियम गैस सब खनिज है, लेकिन उसका चर्चा इस चैप्टर में नहीं हुआ है क्योंकि उसका एक अलग चैप्टर है, तो वहीं पे उसकी चर्चा होगी। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो भी रहेगा खनिज संबंधित उसको देखेंगे। तो क्लास शुरू किया जाए। आ जाइए। सबसे पहला चीज है यहाँ पे, खनिज हम कहते किसको है? खनिज संसाधन क्या? अगर पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा? तो एकदम सिंपल है, एक ही लाइन में आपको बोलना है। कहना कि जमीन के अंदर से जो भी खुदाई करके निकाला जाता है वो सभी के सभी क्या चीज है? खनिज है। जमीन के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जो भी खुदाई होके निकलता है वो सभी खनिज हैं। चाहे वो पानी हो, कोयला हो, सोना हो, चांदी हो, चूना पत्थर हो, अब्रक हो, ग्रेफाइट हो, प्राकृतिक गैस हो, पेट्रोलियम हो, जो भी हो, जमीन के, पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाले सभी पदार्थ क्या हैं? खनिज है। एक लाइन में आपको बस वही याद रखना है। तो देखो, खनिज वे प्राकृतिक तत्व हैं जो पृथ्वी से खुदाई द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग धातु, उर्वरक, ईंधन, रसायन इत्यादि बनाने में किया जाता है। जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, चूना पत्थर, सोना, चांदी, बॉक्साइट, ये सभी सभी क्या चीज हैं? खनिज हैं। ठीक, अब खनिज के बारे में कुछ बात जान लो। खनिज है का, इसके महत्व के बात करो तो पहला चीज कि खनिज संसाधन जो है आज की सभ्यता और संस्कृति का आधार है। अगर खनिज को हटा दो तो ये सभ्यता संस्कृति का विकास न होगा। जब तक लोहे का खोज नहीं हुआ था, कृषि इतना डेवलप नहीं था। जब जाकर उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, जो कि एक खनिज है, तो कृषि में एक तरह के समझो क्रांति आ गई, जिसके बाद ये साम्राज्यों का, राज्य का, इन सब का जन्म हुआ। ठीक, तो खनिज जो है वो सभ्यता संस्कृति के स्तंभ, पिलर माना जाता है, जिसपे टिका हुआ है। अगर ये नहीं तो वो भी नहीं। ठीक, आगे देखिए, भारत में लगभग, ये सब टिक आउट कर लेना, 100 से भी अधिक खनिज मिलते हैं और पूरे विश्व में अब तक 2000 से अधिक खनिजों की खोज की जा चुकी है। टोटल कितना खनिज ढूंढे जा चुके हैं? 2000 से ऊपर, जिसमें से भारत में कितना है? 100 गो लगभग है। ये 2000 में से सभी का महत्व उतना नहीं है। अगर महत्व की बात करो, यानी कि आर्थिक दृष्टि से देखो, तो 30 ही ऐसे खनिज हैं जिनका आर्थिक महत्व है, यानी पैसे से संबंधित है। खोज हो चुकी है 2000 के, लेकिन वो सब महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। 30 ऐसे खनिज हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कैसे? सोना, चांदी, मैग्नीज, चूना पत्थर, ये सब जो है, ये जितने भी यहाँ दिया गया है, ये सब आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इतना बात क्लियर हुआ? टोटल भारत में कितने हैं खनिज? लगभग 100 गो। पूरे विश्व में 2000 आर्थिक दृष्टि वाला 30 गो। ये 3 बातें यहाँ से तुमको याद रखनी है। अब देखो खनिज के वर्गीकरण, और उसके बाद एक एक करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, खनिज में सबसे पहले होता है खनिज। अब खनिज 2 तरह के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है तुमको अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो होता है जिसमें धातु पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज वो होता है जिसमें धातु या तो एकदम न के बराबर होता है, एकदम नाम मात्र को रहेगा, या एकदम रहता ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। ठीक, अब इसमें देखो, धात्विक खनिज फिर 2 प्रकार के हैं। एक है तुमको लौह युक्त खनिज, यानी जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। एक है अलौह युक्त, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। अधात्विक भी 2 प्रकार के, एक है कार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज वो जेकरा में, जिसमें आग पकड़ लेवे, समझ जाओ कार्बनिक खनिज है।
तो वो है तुमको कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जो कि कार्बनिक खनिज में आता है। और अकार्बनिक खनिज वो होता है जिसमें आग नहीं पकड़ता है और लोहे का भी मात्रा नहीं होता है। ठीक, तो यानी कि धातु भी नहीं है और आग भी ना पकड़े, तो वो हो जाएगा तुमको अकार्बनिक खनिज। जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, ये सब जमीन के अंदर से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें लोहा का अंश नहीं होता है, कोई भी धातु के अंश नहीं होता है, और इसमें आग भी नहीं पकड़ता है। इसलिए इसको अब हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं रे आए कि हमको जो बताना है वो भूगोल के दृष्टि से न बताना है। अब सभी तत्वों के तुम नाम पूछेगा हमको, जो आवर्त सारणी तो अभी पढ़ रहा है, तो आवर्त सारणी हमको थोड़े पता है। हमर वाला चीज पूछ लेगा साइंस वाला से पूछेगा ज्योग्राफी वाला से, वो वहां पे जो ये सब चीज को तू पढ़ेगा वो केमिस्ट्री के नजरिए से पढ़ेगा, परमाणु, भार, द्रव्यमान, ये सब करके। ठीक, सुनो, और यहाँ पे जो पढ़ेगा इसका पढ़ने का तुमको यहाँ पे उद्देश्य कुछ और है, वहां पे उसका मोटिव कुछ और है। ठीक, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे हम किसी और अर्थ में पढ़ रहे हैं, वहां पे किसी और अर्थ में। वहां पे वो सबके भार, द्रव्यमान, यही सब ना पढ़ता है। ठीक, का संरचना सूत्र क्या क्या पढ़ते रहता है। यहाँ पे वो नहीं पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है मिलता कहाँ है, कितना उत्पादन होता है, कितना किस स्थान पे भारत है उत्पादन करने में, ये सारी चीजें पढ़नी है। अब तुम केमिस्ट्री वाला हमसे पूछेगा तो साइंस वाला टीचर को जे करेगा, ढोलक बजाएंगे बैठ के। अब हम साइंस पढ़े जाएं, जरूरत पड़ेगी तब पढ़ के बता देंगे तुमको। पहले एक बार हम खुद स्टडी कर ले तब तो। हमको पढ़े हुए हो गया है कितना, 2017 में हम इंटर पास किए, आज चल रहा है कब 2025, 8 साल हमारा पढ़ला हो गया है। 8 साल के बाद याद रहेगा? नो रिवीजन, याद नहीं रहेगा, तो याद रखने के लिए रिवीजन। तो आप अगर इसमें केमिस्ट्री घुसाइएगा तो हम नहीं बता पाएंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक, कुछ कुछ बातें हमको केमिस्ट्री में याद है, सारी बातें हमको नहीं याद है। अरे तो तू समझ नहीं रहा है, केमिस्ट्री में थोड़ा अलग उद्देश्य है पढ़ने का। केमिस्ट्री में इसका मतलब ये थोड़े कि राजनीति इस सब में नहीं मिलेगा, भूगोल में नहीं मिलेगा, पढ़ने का उद्देश्य अलग अलग है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो तुमको हम कहें गेहूं, गेहूं क्या है, फसल है, इसको कहाँ पढ़ने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में पढ़ोगे गेहूं के बारे में? भूगोल में। हम इसको राजनीति में पढ़ा दे तब, इसका राजनीति में भूमिका है। अगर गेहूं महंगा हो गया सरकार गिर जाएगी, सरकार के संबंध में कहाँ पढ़ना है तुमको? राजनीति में। हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ये अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक है, तो वो चीजें तुमको यहाँ पढ़नी होगी। पानी के बारे में जल संसाधन पढ़ा, क्या जल के बारे में तुमको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना था? यहाँ नहीं पढ़ रहा है, वहां पढ़ने का उद्देश्य अलग था, यहाँ पढ़ने का उद्देश्य अलग है। ये गेहूं, ये चावल तो कहा कि ज्योग्राफी में पढ़ना है, ये बायोलॉजी में नहीं पढ़ना है कि इससे हमको क्या कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होगा। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो यहाँ पे भूगोल में जब हम पढ़ रहे थे तो गेहूं कहाँ उत्पादन होता है, कैसा मिट्टी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, ये पढ़ रहे थे। जब राजनीति में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे गेहूं के कारण सरकार पे, इसका राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा। और जब बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तब पढ़ रहे हैं कि इससे क्या यहाँ पे तुमको पोषक तत्व तो प्राप्त हो रहा है। चीज वही है, पढ़ने का उद्देश्य अलग है। तो यहाँ पे जितना भी तू पढ़ेगा इस सब का उद्देश्य भौगोलिक दृष्टि से पढ़ना है, आर्थिक दृष्टि से पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री के नजरिए से नहीं पढ़ना है। तो उसको इसमें मत घुसाइए। हाँ, आपके पास दोनों है तो दोनों का अपने दिमाग में तुलना करते रहिए। ठीक, तो लोहा में सबसे पहले तो लोहा आ जाएगा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये सब में लोहा के अंश पाया जाता है। लेकिन सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, टीन, ये सब है, ये सब धातु तो है, लेकिन इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। इधर वाला बता दिए हैं, क्लियर हुआ ये चीज। आगे बढ़े, देखिए आप एक एक करके। सबसे पहले था धात्विक, ऐसे डेफिनेशन हम बता दिए हैं। धात्विक खनिज कौन होता है? वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। अगर डेफिनेशन पूछे तो यही सब तुमको लिखना है, समझ गए? अगर डेफिनेशन पूछ देवे तो आप लोगों को यही डेफिनेशन वहां पर लिखना है। अच्छा से दिख रहा है ना जी, बड़ा बड़ा देखिए। तो वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त होता है उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज, तांबा, निकेल, ये सब
तुमको धात्विक खनिज के उदाहरण है। और धात्विक खनिज को हम दो भाग में भी बांटे थे, एक था लौह युक्त, एक था अलौह युक्त। तो लौह युक्त कौन? जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी जिसमें लोहे का अंश है, उसे हम लोग लौह युक्त खनिज कहेंगे। जैसे कि लोहे खुद है, मैग्नीज है, निकिल है, टंगस्टन है, तो सब में लोहा का अंश पाया जाता है। दूसरा है अलौह युक्त खनिज। तो जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है या होता भी है तो नाम मात्र के होता है, तो वैसे खनिजों को हम अलौह युक्त धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक, जैसे सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा, ये सब जो है ये अलौह युक्त खनिज है। इनमें या तो लोहा है ये नहीं है, और अगर किसी में है तो एकदम नाम मात्र के लिए है, यानी न के बराबर। ठीक, तो ये हो गया अलौह युक्त। अब आइए अधात्विक खनिज पर। तो अधात्विक खनिज के भी अभी हम तुमको डेफिनेशन बता दिए हैं कि वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं, जिससे हम धातु प्राप्त नहीं करते हैं, उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, अभ्रक, ये सब जो है वो अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज वो होते हैं जो जैविक स्रोत, जैविक स्रोत मतलब समझता है सजीव चीज, जैसे मान लो कोई जानवर है, ठीक, पेड़ पौधा है, और हम लोग खुद भी हैं। तो हम लोग जब मरेंगे, जमीन के अंदर चले गए, तो हम लोग यहाँ पे सड़ गल जाते हैं, और सड़ गल के हमारे शरीर का जो मांस वगैरह जो भी है, ये चमड़ी वगैरह, ये सब रस बन जाता है। ठीक, और वही रस आगे चल के पेट्रोल के रूप ले लेता है, पेट्रोलियम के, पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम, हाँ ठीक। तो वही जो पेट्रोलियम बना वही फिर आगे सफैया कर उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह बनाया जाता है। तो पेट्रोलियम के रूप ले लेते हैं। जानवर सब मरेगा जितना भी, चाहे समुद्र में हो, पृथ्वी जमीन पर हो, जंगल में हो, कहीं भी हो, तो वो सब पेट्रोलियम के रूप ले लेता है सड़ गल के। और जो पेड़ पौधा है ये सड़ के कोयला का रूप ले लेता है। सड़ता नहीं है, मतलब नीचे दबते दबते उसमें परिवर्तन होते 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 वो लकड़ी से कोयले में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह के ये जितने भी चीज है ये कार्बनिक है। तो जैविक स्रोत मतलब समझ गए, सजीव, ये सजीव है, ये भी सजीव है, और ये भी सजीव है, और इन्हीं से ये बनता है। इसका ये मुख्यतः ऊर्जा संसाधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, यानी कि आग जलाने सब में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी कार्बनिक खनिज हैं। अकार्बनिक खनिज वे खनिज जो अजैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं उन्हें अकार्बनिक खनिज कहते हैं, यानी जो निर्जीव चीजें से बनती है उसे हम अकार्बनिक खनिज कहते हैं। और ये हमेशा पृथ्वी के गर्भ में ही, अंदर ही बनता है, और वहीं से हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे कि अभ्रक, ग्रेफाइट, चूना पत्थर तो जान ही रहा होगा। ठीक, चूने पत्थर से सीमेंट भी बनता है, हमने के खैनी में तो जरूरतें पड़ा है, देखा है, चूना देखा है, घर वगैरह पेंट करना होता है तो लाते हैं दिवाली सब में। ठीक, ये चीज, तो ये इतना हो गया आपको खनिज से संबंधित। अब समझो, अगर एग्जाम में तुमको कह दे, अगर लॉन्ग में आ जाए तुमको कि खनिज के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, तो खनिज किसे कहते हैं उसको लिख दो। एकदम यहाँ से शुरू करना, इसको ना होगा तो पेज है, इतना पेज को हम तुम लोग को ग्रुप में डाल देंगे। सबसे पहले तुमको क्या करना है, ये वाला डेफिनेशन लिखना है, यहाँ तक ये नहीं लिखना है। खनिज के बारे में अगर विस्तार से पूछे तो ये लिख देना है इतना, खाली खनिज के परिभाषा पूछे तो इतना ही लिखना है। धात्विक अधात्विक ऐसे तो अलग अलग है, ये है। अगर विस्तार से पूछे इतना लिखेंगे, उसके बाद सीधे तुम आ जाना यहाँ पे कि खनिज को दो भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज लिख के उसका डेफिनेशन देना, फिर लिखना कि इसको दो भागों में बांटे, उसका डेफिनेशन लिख देना। ऐसे उदाहरण है, और वो भी जब हो जाए तब फिर लिखना अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, इसको भी दो भाग में बांटते हैं, दोनों के भाग में बांट के उसका डेफिनेशन लिख दो। इतना चीज एक साथ तुमको उसमें लिखना रहेगा। ठीक, और अगर दो नंबर के पूछे कार्बनिक खनिज, तो इतना उदाहरण, इतना परिभाषा और इतना दो तीन गो उदाहरण, इतने। अगर विस्तार से सब पूछ दिया तो इतने। अब पूछेगा कि धात्विक और अधात्विक के बारे में विस्तार से बताएं, तो खनिज के परिभाषा छोड़ देना, धात्विक अधात्विक के बारे में, फिर उसके प्रकार के बारे में लिखना। अब पूछेगा खाली कार्बनिक अकार्बनिक,
तो यही दो परिभाषा उदाहरण लिखेंगे। अगर पूछ देवे तुमको कि लौह युक्त खनिज और कार्बनिक खनिज के बारे में बताएं, तो लौह युक्त वाला डेफिनेशन और कार्बनिक खनिज वाला डेफिनेशन। हाँ अजैव मतलब निर्जीव वस्तु, जैव मतलब सजीव। तो ये अभी ना बताइए, जमीन के अंदर ही बनता है। चूना पत्थर कहाँ बनता है, कौची से बनता है, निर्जीव वहां पत्थरे से बनता है। परिवर्तन होते होते संगमरमर है, क्या चीज से बनेगा, पत्थरे से बनता है। ठीक, तो ये पत्थरों से ही निर्माण होता है और जमीन के अंदर ही ये सारी चीजें बनती है। समझ गया। आगे देखो, अब है धात्विक अधात्विक में अंतर। तो अंतर भी आप लोगों को ऐसे ही लिख लेना है। हम ना होगा तो ये पूरा पेज तुम लोगों को भेज देंगे, ठीक ना। वहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, जो बता देंगे टिक कर रहेगा वही आपको लिखना है, जो में टिक नहीं रहेगा उसको मत लिखना। जैसे ये बात किताब में भी है और ऐसे भी यहाँ से भी तुम लिख सकते हो कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर का होता है। देखो, धात्विक खनिज को जब हम गलाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, धातु। ये सब केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा शायद, ठीक। और अधात्विक खनिज को गलाते हैं तो उससे धातु हमको प्राप्त नहीं होता है। यह कठोर और चमकीला होता है। इसमें अगर कोई पुराना धातु है उसको ऐसे ऐसे रगड़ो तो उसमें नया चमक आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसका अपना चमक होता है, इसको रगड़ने ही सबसे करने से उसमें चमक नहीं आती है, ठीक। जैसे थी देखा है, नाम याद है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट तो थी में रहता है, पेंसिलवा में रहता है, वो होता है, वो भी में हल्का चमक रहता है। एक और उसको नाम नहीं याद आ रहा है, तो यहाँ पे हम निकाची पढ़ रहे हैं, उसमें अपना चमक रहा। जैसे देखो, तुमको धातु और अधातु में अंतर करना है। धातु वाला है ना, जैसे मान लो तांबा है, तो तांबा जो है वो धातु है। अब उसको तुम्हें कुछ दिन के लिए छोड़ दो तो उस पर परत बन जाता है, वो उसका चमक जो है खत्म हो जाता है। जैसे उसको ऐसे ऐसे रगड़ोगे किसी पदार्थ पे, मान लो दीवारें पर ऐसे ऐसे हम रगड़ दिए तो उसमें एक नई चमक आ जाती है। लेकिन अधातु के साथ ऐसा नहीं होता, उसमें अपना एक चमक रहता है बस। अरे वो गुलाल इस समय डाला जाता है, उसका नाम अभ्रक। हाँ अभ्रक, देखो बोल रहे हैं याद ना रहा है। अभ्रक को देखना, गुलाल में देखिए चमकते रहता है। देखी है, गुलाल होली में खेलने के लिए नहीं लाई है कभी, तो उसमें वो छोटा छोटा सा कंड चमकने वाला नहीं रहता है, वो अभ्रक के टुकड़ा रहता है, वो चमकते रहता है। तो उसकी अपनी चमक है, वो वैसे ही रहता है, उसको रगड़ोगी तो नहीं आएगा, ठीक। तो ऐसे कहो कि इसका चमक जो है वो रगड़ने पे भी आता है, अब इसमें नहीं आता है। ये प्राप्त होता है तुमको आग्नेय चट्टान से, यानी जमीन के अंदर से ज्वालामुखी फटता है, उसके साथ लावा निकलता है। वही लावा जब ठंडा पड़ता है तो उसी में ये धातु तुमको मिलेंगे, और ये जो है वो तुमको परतदार चट्टान से मिलता है, ठीक। ये चट्टान गया, फिर ये गया, फिर गया, फिर गया, ऐसे ऐसे बनते बनते परत जैसा बन जाता है, तो उससे मिलता है। चट्टान 3 गो होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है परतदार मतलब अवसादी चट्टान के, कि एक पर एक परत बनते बनते वो पत्थर के रूप ले लेता है। समझ गए। चौथा जो है, अगर हम इसको पीटते हैं तो पीटने पर ये फैलता है, इसको हम पीट के लंबा तार जैसा बना सकते हैं, एक अंतर। इसको अगर पीटिएगा तो ये बुकनी हो जाएगा, टूट के चकना चूर। ये टूटता नहीं है, ये फैलता है। जैसे लोहा है तो लोहा का देखते हो छोटा सा रहता है, उसको फैला देते हैं। एल्युमिनियम वगैरह जो भी है तो इतना बड़ा है, उसको हम पीट के लंबा कर देते हैं। लेकिन इसको अगर पीटोगे, जैसे कोयला लाओ उसको पीटो, क्या होगा, लमड़ेगा, टूट जाएगा। चूना पत्थर लिया उसको पीटो, क्या हो जाएगा, टूट के एकदम चकनाचूर हो जाता है। समझ गए। तो अंतर समझ में आया। यही 4 अंतर आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाएगा तो 4 नंबर में 4 को दे दिया, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए, लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर होता है उसको देखिए। पहला चीज, जेकरा में लोहा पाया जाता है वो लौह खनिज, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है वो अलौह खनिज। एक अंतर तो ऐसी हो गया, ठीक। दूसरा अंतर में आप क्या कर दीजिए, उदाहरण को डाल दीजिए। देखो, जिन खनिजों में लोहा का अंश पाया जाता है वे लौह खनिज कहलाते हैं। जिन खनिजों में लोहा का अंश न्यून हो या बिल्कुल नहीं होता है उसे हम लोग अलौह खनिज कहते हैं। एक अंतर हो गया। लौह खनिज के उदाहरण में लौह या निकेल, टंगस्टन, मैंगनीज हो गया। अलौह वाला में सोना, सीसा, अभ्रक। अगर पीछे वाला डेफिनेशन पूरा याद है
तो धात्विक अधात्विक में भी अंतर कर देगा और लौह और अलौह में भी अंतर कर देगा। ये स्लेटी, धसुर, मटमैला आदि अलग अलग रंग के पाया जाता है। कौन? लौह खनिज। और इसके अनेक रंग होते हैं, सभी के अपने अपने रंग हो सकते हैं। ये रवेदार चट्टान से प्राप्त होते हैं, ये किसी भी चट्टान में आपको मिल सकते हैं। तो ये 4 इसके अंतर हो गए। अब आ गया ये खनिजों की कुछ विशेषता। पहला चीज देखो, खनिज की एक विशेषता ये है कि एक पहले तो ये प्राकृतिक संसाधन है। अगर पूछ देवे कि खनिज कौन सा संसाधन है तो आप बताइएगा कि ये प्राकृतिक। ये पहला चैप्टर में आपको पूछ दे सकता है कि खनिज कौन सा संसाधन है, तो आप बताइएगा कि ये प्राकृतिक संसाधन है, पहली विशेषता। अब प्रकृति के बनाया हुआ कोई भी चीज हर जगह एक समान नहीं है, तो खनिज भी हर जगह एक समान नहीं मिलेगा। तो खनिजों का वितरण असमान होता है, कहीं पे एकदम पूरा भर भर के है, कहीं पे काम चलने भर है, कहीं पे है ही नहीं। ठीक, सऊदी अरबिया इस सब तरफ चले जाओ तो वहां पे तेल भर भर के है, पानी की कमी है। हमारे तरफ पानी ठीक ठाक है, तेल की कमी है। ठीक, हमारे बिहार में कोयला की कमी है, लेकिन हमारे बगल वाले राज्य झारखंड में कोयला के भरपूर मात्रा में है, एकदम प्रचुर मात्रा में है। तो अंतर इस तरह के होता है क्योंकि प्रकृति बनाया गया है। तो पहली विशेषता कि खनिजों का जो वितरण है, जो बंटवारा है, वो एक जैसा नहीं है, असमान है। दूसरा, खनिज जो है वो अधिक गुणवत्ता वाले भी होते हैं और कम गुणवत्ता वाले भी होते हैं। जैसे अभी हम लोहा को भी पढ़ेंगे तो अलग अलग उसके रूप हैं। आगे चैप्टर में हम कोयला को पढ़ेंगे तो कोयला के भी 4 प्रकार हैं। अब उस चारों प्रकार में सबसे बढ़िया वाला तुमने के एग्जाम में आया था एंथ्रेसाइट, रहते ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट है, लिग्नाइट है, रुक जाओ, हाँ लिग्नाइट और एथी है, पीट है, 4 गो है। ठीक, तो पीट सबसे खराब है, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया होता है। तो इस तरह के भी पाए जाते हैं। तो अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम है, लेकिन कम गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये दूसरी विशेषता। तीसरा, ये समाप्य संसाधन है, यानी ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, यानी ये जो खनिज होते हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो अनवीकरणीय है, यानी एक बार ये खत्म हुआ तो दोबारा ये तुमको प्राप्त नहीं होगा, उसको बनने में लंबा समय लग जाएगा। अब जैसे पानी है तो पानी तो तुमको आता है नवीकरणीय संसाधन में, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, गैस, सोना, चांदी, सब जो भी निकल रहा है वो सभी के सभी क्या चीज है? अनवीकरणीय संसाधन है, यानी समाप्त होने वाला संसाधन है। एक बार उपयोग होने के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, एक बार इन संसाधनों का हम उपयोग कर लिए तो दोबारा इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, लंबा समय लग जाता है। अब जब इतना चीज है तो इसकी संरक्षण के भी हमको आवश्यकता है कि सही तरीके से इसको यूज करें। ठीक, तो इतना इसकी विशेषता में याद रखना। आगे आ जाओ खनिजों के वितरण, और उसके बाद तुमने के वितरण के बाद एक चीज और है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। बाबू आप शांति बैठो, चिपक जाएगा, देख लेना। अभी घंटी से मेरा 15 मिनट टाइम है, तूने के 9-10 होते होते छुट्टी कर देंगे। आराम से बैठो। देखो यहाँ पे खनिजों के वितरण के बारे में देखो। अगर भारत में बात करो तो खनिजों का वितरण मुख्य रूप से 3 क्षेत्र में है, जिसको हम पेटी कहते हैं। ठीक, खनिज के वितरण को पेटी के नाम से जानते हैं। तो कितना निकाल रहा है वो, सीधे वहां वो चिपका देता है, वो नीचे चिपका देता तो नहीं होता। कितना निकालेगा, अपने आप को प्रिंटर के एकदम मालिक समझता है का बे? अभी टाइम हुआ है, अभी 8:44 नहीं रहा। देखो यहाँ देखो, तो खनिज के वितरण हमारे देश में मुख्य रूप से 3 पेटियों में की गई है। पहला है उत्तरी पूर्वी पठार। अब नक्शा में अपना मैप में देखते रहो कि उत्तर पूरब के बीच वाला कोना है। उत्तर में जाओ, पूरब में जाओ। उत्तर किधर है? इस साइड, अब पूरब इस साइड। आप मैप को ऐसे रखे, ऐसे मैप को रखो, सुना ऐसे मैप है ना, तो इस कोने में। ठीक, उत्तर पूर्वी का मतलब हुआ इस वाले कोने में। तो यहाँ के बारे में पढ़ो, राज्य एथी से याद रखना है, राज्य से। यह देश के सबसे धनी खनिज पेटी वाला है। अगर सबसे ज्यादा खनिज कहीं पाया जाता है तो इसी पेटी में पाया जाता है। ठीक, इसमें कौन कौन आता है? तो छोटा नागपुर के पठार आ जाएगा, उड़ीसा के पठार आ जाता है, छत्तीसगढ़ के पठार आ जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा पूर्वी आंध्र प्रदेश जो है वहां के पठार इसमें आ जाता है। तो ये सभी पठारी इलाके हैं।
हमेशा तुमको जो खनिज मिलेगा पठारी इलाका में ज्यादा संभावना रहता है, और ये सभी पठारी इलाका है, इसलिए यहाँ पे खनिज भी भरपूर मात्रा में है। ठीक, अब इसमें मिलता कौन कौन है? तो लोहा मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, उसके बाद तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिल्यूमिनाइट और फास्फेट। ये सब जो खनिज हैं ये सब के सब इस वाले इलाके में पाए जाते हैं जो उत्तरी पूर्वी पठार है, जिसमें कि तुमको छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, उड़ीसा आता है। तो यहाँ पे ये सारे खनिज आपको मिल जाएंगे। दूसरा है तुम लोगों को दक्षिणी पश्चिमी पठार, यानी नीचे चलिए दक्षिण और पश्चिम, यानी इस वाले कोने में नीचे जो है राज्य देख लेना कौन कौन। जैसे तुमको कर्नाटक के पठार और तमिलनाडु के जो पठार है यहां तक ये फैला हुआ है, यहां से तुमको लोहा मिल जाएगा, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सभी यहां से भारी मात्रा में तुमको मिल जाता है। उसके बाद जो सोना के खदान है वो यहीं पे है। जो केजीएफ फिल्म तुम लोग देखा है, बेटा केजीएफ किस राज्य में है? वो कर्नाटक में ही है। ठीक, और वो फिल्म भी कन्नड़ फिल्म है, कर्नाटक राज्य की वो फिल्म है केजीएफ। ठीक, तो वहां सोने की खान है। तो देश के जो 3 बड़े बड़े सोने के खदान है जहां से सोना प्राप्त होता है वो तीनों इसी इलाके में है, जिसमें सबसे बड़ा वाला वो है। समझ गए? यहां तक क्लियर? आगे आइए। अरे एकदम तुरंत खत्म कर देंगे जी, कल इसको निपटारा। आगे देखिए, तीसरा पेटी जो है वो है उत्तर पश्चिम प्रदेश, यानी ये वाला कोना, ये उत्तर हुआ और ये पश्चिम हुआ। अब पश्चिम और उत्तर के बीच वाला कोना जो है राज्य से समझो कौन कौन। तो इसमें तुमको आ जाता है खंभात की खाड़ी जो गुजरात में है, अरावली की पर्वत श्रेणी जो है वो आ जाएगा। यहाँ से तुमको लोहा के धातु प्राप्त होता है, जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, ये सब प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक, ये सभी यहाँ से तुमको प्राप्त होते हैं। तीसरा खनिज पेटी जो है उससे। इसके अलावे में हिमालय में भी एक खनिज पेटी है जहां से तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट प्राप्त होता है, लेकिन मुख्य रूप से वही 3 है। समझ गए? अब आइए धात्विक खनिज में 1-2 खनिज को पढ़ना है, कौन कौन से राज्य में पाया जाता है वो पढ़ना है, खत्म। देखिए यहां से आप लोग सबको भूल जाइएगा, इसको मत भूलिएगा। पूछा जाता है पाइराइट कौन सा खनिज है, तो पाइराइट धात्विक खनिज है, और ये कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक, एक कंफ्यूजन ये करेगा कि जब बिहार स्पेशल में पढ़िएगा ना तो वहां पे अधात्विक मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन है और वहां अधात्विक लिखा हुआ है, और यहाँ वाले चैप्टर में धात्विक है, लेकिन ये है कौन धात्विक, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये एक धात्विक खनिज है, ये जितने भी हैं यहाँ उदाहरण में सभी के सभी धात्विक खनिज है, और इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे लोहा के। तो लोहा के पहली विशेषता, इसे उद्योगों की जननी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में MVVI है, आप लोग अपना टिक कर दीजिए, पीछे क्वेश्चन भी ये सब है। उद्योगों की जननी किस धातु को कहते हैं या किस खनिज को कहते हैं? तो लोहा को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। अब सवाल रहेगा कि आखिर हमें लोहा को उद्योगों की जननी क्यों कहते हैं? सर जी एगो नीचे आगे गेट पर क्यों कहते हैं? तो देखो आज के कोई भी एक उद्योग के बारे में तुम सोचो बाबू, कोई भी एक फैक्ट्री के बारे में तुम सोचो और इमेजिन करो कि बिना लोहा के वहां है। फैक्ट्री के छोड़ो, ये कोचिंग को ही देखो, बताओ क्या इस कोचिंग में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है? जिस बेंच पे आप बैठे हुए हैं उस बेंच में कांटी है, और वो कांटी किस चीज का है? कौन सा धातु है? लोहा के है। ठीक, आपके जो अभी ये कैमरा के जो ये है स्टैंड क्या चीज के है? लोहा के है। ठीक, ऐसे कई सारे चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ वहाँ जो तार पूरा आपको लगाया हुआ है सब किसके मदद से? ये जो पूरा घर ही बना हुआ है किसके मदद से? छड़ है, लोहा के है। ठीक, तो लोहा को इसी वजह से जितने भी उद्योग हैं बिना लोहा के चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके मशीन जो है किससे बने हुए हैं? लोहा से। तो इसलिए इसको उद्योगों की जननी और आधुनिक सभ्यता के रीढ़ भी कहा जाता है। लेकिन लोहा जो हम लोग यूज करते हैं वो शुद्ध नहीं होता है, वो अशुद्ध होता है, उसको शुद्ध बनाया जाता है और तब हम उसको उपयोग करते हैं। नहीं तो देखो, एक हमारे यहाँ जो घर बनने के लिए जो छड़ आता है उसको काटो कट जाता है, वही कुल्हाड़ी लेकर के उतना ही जोर से
ट्रेन के जो पटरी बिछा है उसको थोड़ा काट के दिखाओ तो, नहीं कटता है क्योंकि वो एकदम मजबूत है, एकदम ओरिजिनल लोहा है। तो लोहा के क्वालिटी भी अलग अलग होता है। जब हम फैक्ट्री करें खदान से इसको निकालते हैं तो वहां पे ये शुद्ध रूप में नहीं होता है, पूरे कचरे में ये मिला हुआ रहता है। कोई भी चीज अंदर से जब हम निकालते हैं तो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, उसको साफ किया जाता है फैक्ट्री में लाके, ठीक। तो ये लौह अयस्क के रूप में यानी पत्थर के रूप में रहता है और वहां से हम इसको निकाल के गला के सफैया करके तब लोहा को अलग निकालते हैं, ठीक। भारत में 3 प्रकार का लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट जो सबसे बढ़िया वाला है, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है लिमोनाइट। आपको किताब में सबके उपनाम भी दिया होगा, आप पेज पलटिए, देखिए वहां आपकी उंगली है जहां नाम दिया है लाल पीला ऐसे करके, कहाँ दिया हुआ है? अरे पीछे जहाँ सबसे नीचे टेबल ना दिख रहा है तुमको, वही पेंसिल रखिए है। तो ये सबके उपनाम भी दिया हुआ है, हम लिखे नहीं है लेकिन आपको बता दिए, ठीक। तो अगर पूछे लोहा के कितने प्रकार हैं तो भारत में यही 3 है, ये 3 आपको याद रखना। इसमें सबसे बढ़िया वाला जो है वो हेमेटाइट है। आगे आइए, अब इसका वितरण खत्म तो हो गया, कहाँ है? 3 गो पेज है, वितरण देखो कहाँ कहाँ है। अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, 5 मिनट हमारे टाइम में बाकी, 10 मिनट बाकी है पूरे मिला के। अगर कहें 9-10 में छुट्टी गया तो 20 मिनट है, शांति बैठो, खत्म करके ना। देखो सबसे पहले लोहा जो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है कर्नाटक। सभी राज्य लाइन से है उत्पादन के साथ, जो सबसे ऊपर है वो लोहा के उत्पादन में प्रथम है। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 1/4। यानी अगर भारत में 100 क्विंटल लोहा है या 100 टन लोहा है तो उसमें से 25 किसका है? कर्नाटक का है, ठीक। अब आपकी इच्छा जहां जहां चिपकाइए आप, ठीक। उसके बाद देखिए अब कर्नाटक में कहां कहां पाया जाता है। तो कर्नाटक में जैसे बेल्लारी नाम के जगह है, हासपेट और संदूर, ये सब वो जगह है जहां पे लोहा के खदान कर्नाटक में है। इसके अलावे यहाँ पे चिकमंगलुर है, बाबा बुदन, काला हांडी, उसके बाद केमनगुड़ी, ये सब वो पहाड़ी इलाका है जहां से लोहा के खदान, जहाँ पे लोहा के खदान है, जहां से लोहा हम प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको इंपॉर्टेंट कौन है ये, फिर वो क्वेश्चन के आधार पे आपको आंसर क्वेश्चन करवाया जाएगा, उतना ही याद रखना है क्योंकि ये बहुत टफ हो जाता है हर राज्य के जिला व स्थान याद रखना। तो आप ये याद रखिए कि लोहा के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है? कर्नाटक है। दूसरे नंबर पे आता है तुमको छत्तीसगढ़, जो लगभग 20% लोहा के उत्पादन करता है। यहाँ पे दंतेवाड़ा जिला का एक जगह है जिसका नाम है बैलाडिल्ला, कितना नाम याद रखेगा। फिर है दुर्ग जिला जहाँ के एक जगह है डल्ली और राजहारा। उसके बाद है रायगढ़, बिलासपुर और सरुगुजा, ये सभी वो जिले हैं जहां से लोहा प्राप्त किया जाता है। यहां से तुमको याद रखना है, यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान के लिए निर्यात किया जाता है। ये लाइन आप लोग अंडरलाइन रखिएगा, ठीक। जो लोहा का निर्यात सबसे ज्यादा होता है वो किस बंदरगाह से होता है? विशाखापट्टनम से। कहाँ जाता है? जापान। ये लोहा कहाँ से आता है? छत्तीसगढ़ से, ठीक। तीसरे नंबर पे आता है उड़ीसा, जो देश का 19% लोहा के उत्पादन करता है। और यहाँ पे गुरुसेम हिसानी, बादाम पहाड़ जिसको मयूरगंज के नाम से भी जानते हैं, अकिरी बुरु, ये ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोहा के खदान है, जहाँ से लोहा प्राप्त हम करते हैं। समझ गया? आगे देखो, उसके बाद चौथा पे आता है तुमको गोवा। तो गोवा चौथा राज्य है जहां पे लोहा का उत्पादन होता है और ये 16% लोहा के उत्पादन करता है। इसमें प्रमुख खदान जो है वो है शाहक्वालिम, संगयुम, क्यूपेम, सतारी, पौंडा और ब्यूलिम। ये वो जगह हैं जहां से लोहा को प्राप्त किया जाता है गोवा में। लेकिन ये सब नाम आपको याद नहीं रहेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, मारमेगांव पतन से लोहा का निर्यात किया जाता है। सवाल ये पूछा जाएगा तुमको कि मारमेगांव पतन किस राज्य में है, तो कहाँ है? इसको एकदम अंडरलाइन करो, एकदम MVVI क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक। उसके बाद पांचवा पे आता है झारखंड, जो 15% लोहा का उत्पादन करता है। यहाँ पे पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम,
उसके बाद सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा और रांची, ये वो सभी जिले हैं जहाँ पे लोहा के खदान है, जहाँ से लोहा को निकाला जाता है। उसके बाद आता है तुमको छठा पे महाराष्ट्र, जहाँ के चंद्रपुर और रत्नागिरी से प्राप्त किए जाते हैं। फिर आंध्र प्रदेश में करीमनगर, वारंगल, कुरनूल, करप्पा, इन जिलों से, और तमिलनाडु के सेलम और नीलगिरी से लोहा प्राप्त किया जाता है। इन सभी जगहों पर लोहा के भंडार है। लेकिन सारी बातें आपको याद नहीं रहेगी, बीच बीच में आप पढ़ते रहिएगा। जो अंडरलाइन करवा रहे हैं आप उसको याद रखिएगा, आपको एग्जाम के लिए वो वही इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉलेज के लिए और आगे के एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, दूसरा है मैग्नीज। इसी के साथ तुम्हारा क्लास खत्म होगा, 2 पेज और होगा, 2 है ना, एक और। मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नंबर पे आता है। ये एक बात आप लोग अंडरलाइन कीजिए। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान कैमा है? विश्व में तीसरा है। तो पहले पे कौन है? पहला पे है तुमको रूस, दूसरा पे है तुमको दक्षिण अफ्रीका। ठीक, मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश रूस, दूसरा पर दक्षिण अफ्रीका और तीसरा पे भारत है। ठीक, भारत में मैग्नीज का भंडार जो है लगभग इतना है टन में, इतना लाख टन, 1670 लाख टन है। ठीक, और अगर भंडारण की बात करो, देखो उत्पादन में तो ये तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन भंडारण में ये आता है दूसरे नंबर पे। भारत में मैग्नीज का संचित भंडारण इतना है, और विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा यहाँ पे भंडारण है, लगभग 20%। अगर मान लो पूरे विश्व में 100 टन भी अगर मैग्नीज है तो 20 टन मैग्नीज कहाँ है? भारत में है। इतना के भंडारण हम किए हुए हैं। अब पूछा जाएगा तुमको वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, मैग्नीज के उपयोग लिख, क्या उपयोग है? लोहा के तो ऐसे भी लिख लेगा कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, क्योंकि एक ऐसा धातु है जो उपयोग होते ही रहता है, तो उसको तो ऐसे भी याद रहेगा। इसका देखो, इसका उपयोग मुख्य रूप से हम लोग जंग रोधी इस्पात बनाने में, इस्पात मतलब समझता है, स्टील समझ है, स्टील, तो स्टील बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बैटरी के निर्माण में भी किया जाता है, फोटोग्राफी में भी होता है, चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है, माचिस उद्योग में, पेंट में, कीटनाशक दवाओं में, इन सभी को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर मैग्नीज का उपयोग पूछे तो इतना ही बात आपको लिखना है। ठीक, अब उसमें एक यहाँ पे क्या आप जानते हैं करके लिखा होगा कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज लगता है। अगर आपको 1 टन इस्पात बनाना है, इस्पात यानी कि स्टील बनाना है, तो उसके लिए आपको कितना मैग्नीज की जरूरत पड़ेगा? 10 केजी आपको मैग्नीज की जरूरत पड़ेगा। और ये बात जो है एकदम वीवीआई है, हम लिखे नहीं है, बता दिए। ये बात एकदम वीवीआई है कि 1 टन मैग्नीज बनाने में, 1 टन लोहा इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है? तो 10 केजी के। ठीक, अब इसका वितरण कहाँ है? तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, जो भंडारण है वो उड़ीसा में है, जो लगभग यहाँ पे 37% मैग्नीज का उत्पादन होता है। अगर भारत में जितना भी मैग्नीज है उसका 37% उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? तो सुंदरगढ़, कालीहांडी, रायगढ़, बेलांगीर, केयोंझर, जाजपुर और मयूरभंज, ये सभी वो जिले हैं जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन होता है। इसमें कई सारे ऐसे जिले आएंगे जो मिलेंगे, यानी कि लोहा वाला में भी था और इसमें भी रहेगा, और आगे जो पढ़ोगे उसमें भी रहेगा, क्योंकि वो पूरा खनिज वाला क्षेत्र है, पठारी इलाका है, तो हर तरह के खनिज वहाँ पे पाए जाते हैं। समझ गए? तो एक ही जिला को अलग अलग खनिजों में भी नाम आएगा। ये अंतिम पेज है, 5 मिनट आप धैर्य बनाइए और आपका क्लास हम खत्म कर देंगे। दूसरे नंबर पे आता है तुमको महाराष्ट्र, जो यहाँ पे 1/4 मतलब अभी पता है कितना? 25% मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा उड़ीसा में। ठीक, वो सब इंपॉर्टेंट है प्रथम करके। दूसरे में कौन है? महाराष्ट्र जो 25%, उड़ीसा में 37% का उत्पादन होता है। अब महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ? तो जो नागपुर के इलाका है वहां पे,
उसके बाद यहाँ पे रत्नागिरी में भी तुमको मिलता है। तो मुख्य रूप से बताया गया है कि मैग्नीज का उत्पादन नागपुर पेटी में मिलता है, और जो कि एकदम उत्तम कोटि के मैग्नीज है। उसके बाद रत्नागिरी में भी तुमको मिलता है, जो कि एकदम हाई क्वालिटी का मैग्नीज है। समझ गए। तीसरा पे आ जाएगा तुमको मध्य प्रदेश, जहाँ पे 21% मैग्नीज का उत्पादन होता है, यहाँ पे भंडारण है। ये तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला है जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन होता है। ठीक। उसके बाद है तुमको कर्नाटक चौथे नंबर पर, जेकरा में शिमोग, चित्रदुर्ग, तुमकुर, बेल्लारी, उत्तरी कन्नड़ा, धरवाड़, चिकमंगलूर, उसके बाद बीजापुर, ये सभी वो जिला हैं जहाँ पे कर्नाटक के, वे सभी वो जिले हैं जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ से भी लगभग पहले यहाँ से 1/4 उत्पादन होता था, 25%, लेकिन आजकल कम हो गया है, आजकल उतना उत्पादन नहीं होता है। उसके बाद अगला जो है वह तुमको आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, कडप्पा, विजयनगर से लगभग 6% मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो इतना चीज क्लियर हुआ। ठीक, इसको 1-2 बार अपना स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये सब याद रखना। बाकी जो ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे वही याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक, आज के इतने, कल आपको ये चैप्टर ही हम खत्म कर देंगे।